नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 अप्रैल 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिटेल से आर्टिकल डिस्कस करेंगे ड्यूल डिग्री एकेडमिक प्रोग्राम से संबंधित। यूजीसी की हाल ही में गाइडलाइंस आई हैं ड्यूल डिग्री प्रोग्राम से संबंधित। आर्टिकल आज आया है, छोटा है, लेकिन अलग अलग न्यूज़पेपर से पॉइंट्स निकाल के हम इस इशू को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का ही, फूड वैक्सीन एज ए राइट से संबंधित। टीबी पेशेंट्स के लिए अच्छे न्यूट्रिशन की कितनी ज़्यादा जरूरत है, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का हम डिस्कस करेंगे डेटा डिवाइड बिटवीन सिटीजन्स एंड स्टेट से संबंधित। कोट है आज का सोक्रेटिस का, ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। ये देखो, जो कोट है ना, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि सोक्रेटिस का एक और कोट जो फेमस है, जितना ज़्यादा मैं जानता हूं उतना ही मुझे पता लगता है कि मैं कितना कम जानता हूं। आपने देखा होगा, कुछ लोग थोड़ी सी नॉलेज प्राप्त करते हैं, थोड़ी सी नॉलेज प्राप्त करते ही घमंड हो जाता है, उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा पता है। लेकिन देखो, असली और सिर्फ ट्रू विजडम ये है, बुद्धिमत्ता ये है, ये जानने में कि आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि देखो, नॉलेज तो बॉटमलेस एंड बॉर्डरलेस सी है। नॉलेज इतनी ज़्यादा है, इन्फिनिटी है नॉलेज। तो हमारी औकात कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा हम जान लेना तो कितना हम जान लेंगे। समुद्र से एक मुट्ठी आप पानी ले लोगे तो सोच के देखो कितनी नॉलेज आपने ले ली। इतना बड़ा पानी का समुद्र है, उसमें से एक मुट्ठी पानी आपने ले लिया और आप उस पर घमंड कर रहे हो कि आपको बहुत कुछ पता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो सोक्रेटिस, जिन्हें ना दुनिया का सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा वाइज पर्सन कहा जाता है, उन्होंने ये बात बोली जबकि वो तो इतना ज़्यादा जानते थे। तो देखो, बाकी लोग जो घमंड करते हैं अपनी नॉलेज पर, उनको हमेशा सोक्रेटिस के इस कोट को याद रखना चाहिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ड्यूल डिग्री प्रोग्राम से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी तक हमारे देश में प्रोविजन ये है, कोई स्टूडेंट एक ही समय में 2 डिग्रीज नहीं परस्यू कर सकता। मान लीजिए महेश नाम का एक स्टूडेंट है, वो बीए इन हिस्ट्री डिग्री को परस्यू कर रहा है, तो उसी समय सेम टाइम में वो बीएससी इन मैथमेटिक्स डिग्री को नहीं परस्यू कर सकता। अभी तक का प्रोविजन ये था। उसी प्रकार से कोई केमिस्ट्री में एमएससी को परस्यू कर रहा है, तो वो उसी समय एमए इन ज्योग्राफी को नहीं परस्यू कर सकता। लेकिन अब यूजीसी ने गाइडलाइंस दी हैं, डिटेल गाइडलाइंस तो आएंगी, लेकिन यूजीसी ने अब अनाउंस किया है कि हम ये प्रोविजन करेंगे कि एक स्टूडेंट एक ही समय में 2 डिग्रीज को परस्यू कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर महेश अगर मैथमेटिक्स में बीएससी कर रहा है, तो उसी समय वो ज्योग्राफी के साथ बीए भी कर सकता है। एक ही समय में महेश को 2 डिग्रीज मिल जाएंगी। देखो, मैं जानता हूं ये बात सुन के आपके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? अगर महेश मैथमेटिक्स की क्लास लगाएगा बीएससी में, तो फिर वो ज्योग्राफी की क्लासेस कैसे लगाएगा बीए में? वो कैसे 2 डिग्रीज को परस्यू कर सकता है? टाइम का क्लैश होगा। अगर एक क्लास छोड़ देगा तो अटेंडेंस पूरी नहीं होगी फाइनल एग्जाम देने के लिए। और उससे भी ज़्यादा कई बार तो कॉलेजेस के एग्जाम इस प्रकार से होते हैं ना, सेम डे मैथमेटिक्स का एग्जाम है और सेम डे ही ज्योग्राफी का एग्जाम है। तो महेश कैसे एक ही समय में 2 डिग्रीज को परस्यू कर सकेगा? थोड़ा डिटेल से जानते हैं और उसके बाद फायदे नुकसान दोनों जानेंगे। ये भी जानेंगे सरकार क्यों ये करना चाहती है। देखो, यूजीसी ने ना, बेसिक्स की बात कर लेते हैं पहले। यूजीसी ना 3 वे चॉइस दी है। महेश दोनों डिग्रीज को ऑफलाइन परस्यू कर सकता है, या फिर 1 डिग्री डिस्टेंस के साथ परस्यू कर सकता है, 1 ऑफलाइन के साथ। डिस्टेंस के साथ जैसे इग्नू है, ओपन में जिसे आप बोलते हो लेमन टर्म्स में। तीसरा, दोनों डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन मोड में, मतलब बीएससी इन मैथमेटिक्स कर लिया डिस्टेंस में या फिर ऑनलाइन में, और उसके बाद बीए इन ज्योग्राफी कर लिया, वो भी डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन मोड में। देखो, ये जो ड्यूल प्रोग्राम है ना, ये नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए है। पीएचडी और एमफिल वगैरह के जो कोर्स है ना, वो परस्यू नहीं किए जा सकते इसके तहत में। यूजीसी ने देखो ये भी कहा है, ये विभिन्न यूनिवर्सिटीज की आज़ादी होगी कि वो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम अलाउ करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। हम वेरियस यूनिवर्सिटीज को बाध्य नहीं करेंगे,
उनको मजबूर नहीं करेंगे कि आप ये ड्यूल डिग्री प्रोग्राम को स्टार्ट कीजिए, उनकी मर्जी है। अगर किसी यूनिवर्सिटी की स्टैट्यूटरी जो बॉडी है वो अलाउ करती है तो कोई यूनिवर्सिटी ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के लिए ऑप्ट कर सकती है। अगर देखो बात करें सरकार का क्या कहना है, क्यों उन्होंने ये अलाउ किया। सरकार का देखो ये मानना है, आज का जो समय है ना बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो अगर कोई स्टूडेंट एक ही समय में अलग अलग डिसिप्लिन्स में एजुकेशन अगर हासिल करेगा तो उसका पर्सपेक्टिव और ज्यादा वाइडन हो जाएगा, उसको और ज्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा, उसके पास और ज्यादा स्किल्स होंगी और वो एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए और ज्यादा एलिजिबल हो जाएगा। एक फायदा इसका यह भी होगा, अभी तक जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर एक आरोप यह लगता है ना, विभिन्न स्ट्रीम्स सिलोज में चलती हैं। जैसे आईआईटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ह्यूमैनिटीज का ज्यादा ज्ञान नहीं होता, और जो ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको साइंस रिलेटेड चीजों की ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो सिलोज में हमारी एजुकेशन चलती है, कंपार्टमेंटलाइजेशन है, वो कंपार्टमेंटलाइजेशन दूर होगा। और वैसे भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने यह कहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या फिर यूं कहें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो करना जरूरी है। यानी स्टूडेंट को एक ही समय में मल्टीपल डिसिप्लिन्स का ज्ञान हो, वो ज्ञान काफी ज्यादा आएगा आगे जाके जब वो जॉब करेगा या फिर खुद से कोई अपना बिजनेस करेगा। इसके बाद एक पॉइंट ये भी दिया जाता है, बेशक देखो जो फिजिकल मोड है ना, 2 डिग्रीज को परस्यू करना एक ही समय में फिजिकल मोड में, इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इवनिंग क्लासेस आपको चलानी पड़ेंगी अगर इसे आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो। बट आज के समय में इतनी ज्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट्स हैं, ऑनलाइन मोड है, ओपन से भी एजुकेशन अच्छे से प्राप्त की जा सकती है, तो क्यों ना इन टेक्निकल एडवांसमेंट्स का फायदा उठाया जाए। तो उसी को देखते हुए यूजीसी अब इसे अलाउ करने के मूड में है, यानी ड्यूल डिग्री प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर रही है। बट देखो फायदे तो हैं, अब हम नुकसान की बात करते हैं। सबसे पहला नुकसान तो देखो यही है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना विभिन्न यूनिवर्सिटीज के पास में। मतलब इवनिंग में भी क्लासेस अगर आपको चलानी है फिजिकल मोड में 2 डिग्रीज को अगर परस्यू कोई स्टूडेंट कर सके तो उसके लिए तो उसे एक क्लासेस इवनिंग में अटेंड करनी पड़ेगी ना। तो इवनिंग में अगर यूनिवर्सिटी क्लास स्टार्ट करेगी उसके लिए एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक्स्ट्रा टीचर्स चाहिए, बहुत कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है। दूसरी चीज, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि देखो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स के पास बस डिग्रीज इंक्रीज हो जाएंगी, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्यादा योग्य हो जाएंगे, स्किल्स आ जाएंगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखो एक बात हम बार बार डिस्कस करते हैं और आपको भी पता है, काफी कड़वी बात है, हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो करिकुलम है ना, मतलब जो सिलेबस है, जो स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है वेरियस डिग्रीज में, बहुत पुराना हो चुका है यार। मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों नहीं चेंज करते। जैसे इंजीनियरिंग का एग्जांपल लीजिए, इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अभी भी माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाते हैं, इतना पुराना हो चुका है कंसेप्ट, इतनी नई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं, सिलेबस में कुछ नहीं है। अब वो स्टूडेंट्स ये सब पढ़ के जाएंगे, टेक्नोलॉजी आज के समय में चेंज हो चुकी है, वो क्या एम्प्लॉयमेंट हासिल करेंगे। मुझे कभी नहीं समझ में आता ये सरकार क्यों नहीं चेंज करती है सिलेबस वगैरह, तभी तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती जा रही है। आप भी इस बात को देखो मानोगे, बहुत सारी कंपनीज और स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो जॉब देने के लिए तैयार हैं, उन्हें इनफ कैंडिडेट्स नहीं मिलते, जो कैंडिडेट मिलते हैं उनके पास स्किल्स नहीं होती, उनके पास मतलब उनको बिल्कुल नए जीरो से सिखाना पड़ेगा, जीरो से, ऐसी हालत होती है। तो फिर 4 साल की डिग्री करने का फायदा ही क्या हुआ। पॉइंट समझ गए ना आप। सिर्फ स्टूडेंट्स के पास अगर ज्यादा डिग्रीज होगी इसका मतलब ये नहीं उनकी जॉब आसानी से लग जाएगी। डिग्रीज से सिर्फ काम नहीं चलेगा, डिपेंड ये करता है कि वास्तव में स्टूडेंट ने क्या सीखा है डिग्री को परस्यू करते वक्त। नेक्स्ट कंसर्न ये भी है, इससे देखो हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो कैओस में आ जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज इसे अलाउ करेंगी, कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं अलाउ करेंगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक कंसर्न ये भी है, अब देखो कई सारे जो कॉलेज होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, अब अच्छे अच्छे कॉलेजेस में ना सीट्स जो है ना वो उन लोगों के द्वारा फिल कर ली जाएंगी जो ज्यादा अमीर हैं या फिर एकेडमिकली ज्यादा अच्छे हैं। मतलब एक ही समय में, जैसे बीए का कोई अच्छा कॉलेज है, बीएससी का कोई अच्छा कॉलेज है, इकोनॉमिक्स का कोई अच्छा कॉलेज है बीए में, तो देखो जब एक ही स्टूडेंट 2 डिग्री एक ही समय में परस्यू करेगा तो किसी की तो सीट छिन जाएगी ना। तो ऐसा ना हो कि कुछ ही स्टूडेंट्स के द्वारा अच्छी सीट्स पर कब्जा कर लिया जाए। तो कुल मिला के आर्टिकल में बोला जाता है
देखो इंटेंशन तो अच्छी है, लेकिन इससे लॉजिस्टिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। तो ये कंसिडर किया जा सकता है यूजीसी के द्वारा, आप फिजिकल मोड ऑप्शन को छोड़ दीजिए। बाकी जो दो चीजें हैं ना, फिजिकल विद डिस्टेंस या फिर ओपन, नहीं डिस्टेंस ओपन तो सेम है, फिजिकल विद डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन, या फिर एक डिस्टेंस एक ऑनलाइन, इन दोनों को अलाउ कर दीजिए। दोनों फिजिकल वाली चीज को छोड़ सकते हो आप। अल्टरनेटिवली एक और अप्रोच है, 2004 में ना एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई स्टूडेंट एक स्ट्रीम में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री हासिल करने के बाद दूसरी स्ट्रीम में डिग्री हासिल करना चाहता है ना, तो थोड़ा सा गैप होना चाहिए बीच में। और यह किया जा सकता है कि अगर किसी के पास एक स्ट्रीम में ऑलरेडी डिग्री है ना, वो दूसरी स्ट्रीम में हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए 4 साल की बजाय 3 साल की या फिर 2 साल की हो, यह जरूर किया जा सकता है। क्योंकि देखो इंजीनियरिंग में पहला साल तो सेम ही होता है सभी स्ट्रीम्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर, सबके लिए पहला साल सेम होता है। तो वो पहला साल फिर से ना परस्यू करना पड़े, ऐसा कुछ प्रोविजन किया जा सकता है, ये भी एक ऑप्शन है। बात देखो ये है, आप ये ड्यूल डिग्री प्रोग्राम अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हो ना, तो आपको और ज्यादा रैशनल और प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। सिर्फ किताबी बातों से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन है वो आपको कंसीडर करनी होगी, और जो रियल टाइम चैलेंजेस है ना, इसको इंप्लीमेंट करने में वो भी आपको कंसीडर करने पड़ेंगे अगर आप इस ड्यूल डिग्री प्रोग्राम को अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहते हो। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फूड वैक्सीन से संबंधित। इसमें देखो पॉइंट तो ज्यादा निकलते नहीं है, लेकिन जो कोर पॉइंट्स है ना वो मैं आपको बताता हूं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पास्ट में ना एक बात ये बोली गई थी कि हर एक बीमारी का इलाज है गोली, पिल, क्योंकि गोली जो है ना जर्म्स को मार देती है, जिन जर्म्स ने आपको बीमार बनाया था। जर्म कोई भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट। उस समय देखो जिसने ये बात बोली थी ना, उसको ये नहीं पता था काफी बार बीमारियां जेनेटिक, मेटाबॉलिक, हार्मोनल इम्बैलेंस, चेंज्ड न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर्स, इनकी वजह से भी होती हैं। खैर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ ये कहावत थोड़ी पुरानी पड़ गई। पहले देखो एक बात और भी बोली जाती थी कि अच्छी हवा और अच्छे न्यूट्रिशन से कुछ हद तक कंजम्पशन बीमारियां जैसे देखो ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट किया जा सकता है। तभी तो देखो पहले आज के जो डेवलप कंट्रीज है ना, जैसे यूके, यहां पर ना सैनिटोरियम मतलब वो जगह जहां पर पेशेंट्स की रिकवरी होती थी, ये इस्टेब्लिश किए जाते थे माउंटेन टेरेंस में। क्यों? क्योंकि देखो वहां पे फ्रेश एयर मिलती, प्योर वाटर मिलता और अच्छा खाना मिलता। ऐसी सिचुएशन में टीबी का इलाज जल्दी होता। 1943 तक तो टीबी के लिए कोई ड्रग्स था ही नहीं। बाद में मेडिसिन आई टीबी की, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और डेवलप कंट्रीज, आज के जो डेवलप कंट्रीज है ना यूके जैसे, धीरे धीरे वहां पर भी वेजेस इंप्रूव हुए, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुए, परचेजिंग पावर फूड के लिए लोगों की इंक्रीज हुई। तो इन सब चीजों के चलते टीबी की जो मोर्टेलिटी रेट है ना, वो पहले जो 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे 300 हुआ करती थी, घट के 60 तक आ गई। और धीरे धीरे तो सोशियो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज में टीबी पूरी तरह से डिसअपियर हो गया। बट दिक्कत देखो पता क्या है, ये जो हिस्टोरिकल डेटा है ना, इसको मॉडर्न डॉक्टर्स, मॉडर्न थेरेपिस्ट भूल गए। उन्होंने इनिशियली टीबी को कंट्रोल करने की कोशिश की पूरी तरह से वैक्सीन और मेडिसिन की सहायता से, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन, आइसोनाइज्ड एंड पैरा एमिनो सैलिसाइलिक एसिड, इनकी सहायता से। लेकिन देखो मॉडर्न थेरेपिस्ट ये भूल गए। आप ये भी कंसीडर कीजिए ना, जो पेशेंट्स हैं वो किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उनको खाना मिल भी पा रहा है क्या, नहीं मिल पा रहा है, वो सब चीजें इग्नोर कर गए मॉडर्न थेरेपिस्ट। इसके बाद और नई नई मेडिसिन और वैक्सीन आई, ये सब नाम है। आप एक बार स्लाइड को पॉज करके इनको देख लीजिएगा। एसेंस मैं आपको बताता हूं। राइटर ये बोलना चाहते हैं, ये सारी नई नई मेडिसिन जो आई ना, ये देखो बैक्टीरिया टारगेटेड थी, बैक्टीरिया को टारगेट कर रही थी, लेकिन पेशेंट सेंट्रिक नहीं थी। उनको यह लगता था कि पेशेंट जिम्मेदार है, वो वैक्सीन टाइम पे लेता नहीं है, जिसकी वजह से टीबी ठीक नहीं होता। लेकिन मॉडर्न थेरेपिस्ट ने ना बेसिक चीजें इग्नोर कर दी। आप ये समझने की कोशिश कीजिए पेशेंट कैसे रह रहा है, वो क्या कर रहा है अपना जीवन यापन करने के लिए,
खाना भी अफोर्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जब वो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है तभी तो वो ये सारी वैक्सीन ले सकेगा ना, अदरवाइज पेशेंट को भी डर लगेगा, खाना मेरा इतना है नहीं, रात को मुझे भूखा सोना पड़ता है, और इतनी हैवी वैक्सीन अगर मैं लूंगा, मेडिसिन अगर मैं लूंगा तो शरीर और ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो ये जो मेडिसिन थी ना, उन गरीब पेशेंट्स के लिए सूटेबल थी ही नहीं। इसके बाद राइटर अपना पर्सनल एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं, बस्तर छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरियाज में ना मैंने सरकार को बोला था, सजेशन दिया था कि आप जो टीबी पेशेंट्स हैं ना उनको थोड़ा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दीजिए, जैसे राइस, दाल, कुकिंग ऑयल। लेकिन 2 बार मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया, ये बोल के कि कोई प्रूवन स्टडी नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि अच्छा न्यूट्रिशन अगर दिया जाए तो उससे टीबी पेशेंट्स जो हैं उनको राहत पहुंचेगी, वो जल्दी ठीक होंगे। लेकिन राइटर कहते हैं ऐसा नहीं है। देखो वो 2 स्टडीज का जिक्र करते हैं। देखो ये जो बिल्कुल स्टडीज है ना, ये रिसर्च संबंधित चीजें ज्यादा हैं, हमारे आंसर्स राइटिंग में काम आने वाली नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वो बोलते हैं, डॉक्टर JB मैकडोगल ने ये कहा था, इंडिविजुअल का न्यूट्रिशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है टीबी को प्रिवेंट करने में। उसी प्रकार से नीचे वो एक और स्टडी का जिक्र करते हैं। तो ये सब स्टडीज आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब राइटर अपनी बात सच साबित करना चाहते हैं, मैंने जो सजेशन दिया था वो सही था, इन स्टडीज में देख लीजिए विभिन्न साइंटिस्ट ने भी वही बात बोली जो मैंने बोली थी। इसके बाद अगला पॉइंट ये आता है, इंडिया में देखो अभी टीबी के 2.8 मिलियन यानी 28 लाख एक्टिव केसेस हैं, और ये जो डिजीज है ना गरीबों का डिजीज है। कैसे? देखो 3 गुना ज्यादा चांसेस हैं कि गरीब जो हैं वो ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, और 4 गुना कम चांसेस हैं कि वो अपने टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट करवाएंगे। ये WHO का डेटा है 2002 का। इसके बाद राइटर बोलते हैं, जो बात मैं पहले बोलता था वो धीरे धीरे सरकार को समझ में आई। 2014 में डॉक्टर अनुराग भार्गव के द्वारा एक रिसर्च की गई थी जिसमें उन्होंने ये बोला कि अडल्ट पॉपुलेशन में जो अंडर न्यूट्रिशन होता है ना, मतलब न्यूट्रिशन की कमी होती है, ये मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में टीबी की महामारी के लिए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की सेंट्रल टीबी डिवीजन एक डॉक्यूमेंट के साथ आई, गाइडेंस डॉक्यूमेंट न्यूट्रिशनल केयर एंड सपोर्ट फॉर पेशेंट्स विद ट्यूबरक्लोसिस। ये 2016 की बात है। इसके बाद 2019 में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट ने ये आइडेंटिफाई किया कि मालन्यूट्रिशन जो है वो सिंगल मोस्ट एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर है टीबी के डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद विभिन्न सरकारों ने और सिविल सोसाइटी के लोगों ने कुछ कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए, जैसे जन स्वास्थ्य सहयोग, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने टीबी पेशेंट्स को एग्स, मिल्क पाउडर, दाल, बंगाल ग्राम, ग्राउंड नट्स, कुकिंग ऑयल, ये सब प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ ने ग्राउंड नट्स, मूंग दाल, सोया ऑयल, इन सब की सप्लाई स्टार्ट की। और नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत निक्षय पोषण योजना स्टार्ट की गई, जिसमें टीबी पेशेंट्स को हर महीने 500 रुपए दिए जाते हैं खाना खरीदने के लिए। बट देखो ये मदद जो है जरूरी तो है, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में आप एजुकेशन भी दीजिए टीबी पेशेंट्स को, उनको काउंसलिंग भी दीजिए ताकि वो इन पैसों का, इन मदद का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। लास्ट में समराइज करते हुए राइटर ये बोलते हैं, देखो राइट टू फूड जो है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, जो कि है राइट फॉर लाइफ। लेकिन टीबी पेशेंट्स के लिए ये राइट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमें हमारे देश से टीबी के केसेस को कम करना है, अगर हमें हमारे देश में टीबी मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, तो हमें न्यूट्रिशन की समस्या पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, खास करके टीबी पेशेंट्स के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल डेटा डिवाइड बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो इस साल जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ ना, उसमें कहा गया अगर हमें स्टेट की इकोनॉमी का बेटर असेसमेंट करना है ना, तो इसके लिए डेटा की क्वांटिटी और डेटा की क्वालिटी को इंप्रूव करना जरूरी है। अगर आपके पास अच्छा डेटा होगा तभी तो आप साफ साफ बता सकते हो ना देश की इकोनॉमी कितनी ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगी, क्या सिचुएशन देश में रहने वाली है। बट देखो सरकार ना कुछ खास कर नहीं रही है इस डोमेन में। खास करके जो डेटा इवन सरकार के पास होता है ना, वो डेटा इवन सिटीजन्स के लिए भी रिलीज नहीं किया जाता है। सिटीजन्स
के पास अगर डेटा हो तो सिटीजन्स भी बेहतर नैरेटिव बना सकते हैं, उन्हें भी पता लग सकता है जो पॉलिसीज सरकार लॉन्च कर रही है उनका कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन नहीं, सरकार इस मामले में चुप्पी अपनाए हुए है। इवन जो यूजुअल सर्वेज होते हैं ना, उनका डेटा रिलीज करने में भी सरकार बहुत समय लगा देती है। जैसे देखो, कंजप्शन सर्वे 2017-18 का जो डेटा है ना, सरकार ने अभी तक नहीं रिलीज किया है। काफी देर से सरकार डेटा रिलीज करती है, तब तक डेटा की जो रिलेवेंस है वो खत्म हो जाती है। सोच के देखिए, 2017-18 के कंजप्शन सर्वे का डेटा अभी तक रिलीज नहीं किया है, 2025 में जाके सरकार करेगी तो उसकी क्या रिलेवेंस रहेगी फिर 10 साल बाद। इवन फर्स्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो डेटा है ना, सरकार ने 2019 के जनरल इलेक्शंस के बाद रिलीज किया। क्यों, वो आपको भी पता है। सरकार नहीं चाहती थी कि सर्वे की फाइंडिंग्स का इलेक्शन में किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। देखो, आमतौर पे ना यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जिस वजह से विभिन्न सरकारें कोई सर्वे का, फॉर एग्जांपल सेंसस का डेटा है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा पूरी तरह से आज भी रिलीज नहीं हुआ है। क्यों? लगता है सरकार को अगर रिलीज होगा तो हमें हो सकता है पॉलिटिकली नुकसान होगा, इस वजह से विभिन्न सरकारें नहीं रिलीज करती हैं। लेकिन नुकसान किसका होता है? सिटीजन्स का। और देखो, इससे भी ज्यादा बहुत बार तो ना सरकार क्या करती है, जो साइंटिफिक डेटा है ना उसको अंडरमाइन कर देती है। जैसे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ये एक सिस्टमेटिकली डिजाइन सर्वे है हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर की जीडीपी का एस्टिमेशन लगाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट इस पर रिलाई नहीं करती। गवर्नमेंट अनवेरिफाइड डेटा पर रिलाई करती है संबंधित पॉलिसीज बनाने के लिए। तो ये कितना ज्यादा दुख की बात है। यहां पर देखो, लिख भी रखा है, गवर्नमेंट आज के समय में सेल्फ रिपोर्टेड अनवेरिफाइड डेटा जो सबमिट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, उस पर रिलाई करती है, और ये 2011 से चला आ रहा है। तो एएसआई जो एक इंपॉर्टेंट सर्वे है ना, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ये तो अब जैसे रिडंडेंट हो गया है, इसका कोई फायदा ही नहीं है, इसका कोई यूज ही नहीं है। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट क्षेत्रों में डेटा की भारी कमी है। जैसे माइग्रेशन का डोमेन आप देख लीजिए, कितना माइग्रेशन होता है, कहां से कहां तक, इस बारे में कोई डेटा नहीं है। माइग्रेंट वर्कर्स संबंधित डेटा अगर अच्छे से होता तो कोविड महामारी के दौरान माइग्रेंट वर्कर्स को अच्छे से राहत पहुंचाई जा सकती थी। इवन वाटर एंड सैनिटेशन सर्वे का जो डेटा है, ये 2018 के बाद से रिलीज नहीं हुआ है। लास्ट में राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, ये जो देखो डेटा डिवाइड है ना स्टेट और सिटीजन्स के बीच में, स्टेट के पास ज़्यादा डेटा होता है, सरकारें डेटा छुपा के रखती हैं, और सिटीजन्स के पास डेटा नहीं होता। ये तो डेमोक्रेसी के लिए नुकसान पहुंचाने वाली बात है। फिर डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, कहाँ हुई? डेटा तो आप सिटीजन्स को दे नहीं रहे हो, सिटीजन्स को आप सब्जेक्ट समझ रहे हो। ब्रिटिश सरकार इस प्रकार से बिहेव किया करती थी सिटीजन्स के साथ। आज की सरकार जो है वो तो लोगों की अपनी सरकार है, वो क्यों सिटीजन्स के साथ ऐसा करती है? क्यों नहीं डेटा दे देती सारे के सारा सिटीजन्स को, ताकि सिटीजन्स भी उस डेटा का इस्तेमाल करके अपने नैरेटिव तय कर सकें, अपनी रिसर्च कर सकें, और विभिन्न कामों में उस डेटा का यूज कर सकें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, डेटा डिवाइड बिटवीन सिटीजन्स एंड स्टेट से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।